हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास विलेज पंचायत अधिकारी का जो मेंस एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड है। उससे रिलेटेड हम पंचायती राज व्यवस्था का टॉपिक है जो 65 नंबर में आ रहे हैं, 65 नंबर्स। उसमें देखेंगे एक टॉपिक है उसका पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास तथा उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध। ये एक टॉपिक 10 नंबर का आता है, तो इस पर चर्चा करेंगे हम और शॉर्ट नोट्स देखेंगे। और जो इंपॉर्टेंट है मैंने वही इसमें टॉपिक और पॉइंट लिया है। फर्जी कहानी नहीं ली है कि उसके अंदर क्या हुआ क्या नहीं। जो मेन टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी, तो वही चीज़ से मैंने इस टॉपिक में इंक्लूड की है अपने नोट्स में। तो लास्ट तक देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा और बिल्कुल सही जानकारी मिलेगी इसके माध्यम से आपको। कोई भी डेटा इधर का नहीं है, उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल साइट से ही मैंने सारे आंकड़े लिए हैं, तो विश्वसनीय है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। इसका एग्ज़ाम फरवरी लास्ट में लगभग तय लग रहा है, अभी ये डेट नहीं आई है इसकी, लेकिन तैयारियां पे स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि 65 नंबर कम नहीं होते हैं। 65 नंबर ये मेन समझ लीजिए, मेन हार्ट ही है एग्ज़ाम का। ये जो भी ग्राम पंचायत अधिकारी से रिलेटेड टॉपिक है, पंचायती राज व्यवस्था, उसके लिए मेन है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और फरवरी लास्ट में आप इसे ये एग्ज़ाम देख सकते हो। सबसे पहले जो लेखपाल रिजल्ट आने के बाद जो एग्ज़ाम नोटिफिकेशन जारी होगा वो इस पर हो सकता है। चलिए देखते हैं अपने नोट्स। पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास तथा उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध, इस टॉपिक पे आज हम देखेंगे और इस टॉपिक को कवर करेंगे। मेन पॉइंट है, सिर्फ जो काम की चीज़ें हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, पेपर में छप सकते हैं, वही सब है इसमें। एक्स्ट्रा फर्जी की चीज़ें मैंने नहीं ली हैं। चलिए देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली होती है। ग्राम का मुख्य अधिकारी होता है तथा 10 ग्रामों का प्रमुख होता है। गुप्त काल में जिलाधिकारी को विषयपति और ग्राम के प्रधान को ग्रामपति कहा जाता था। राजस्व संग्रह के लिए पटवारी और पंचों की सहायता के लिए चौधरी महत्वपूर्ण अधिकारी मध्यकाल में हुआ करते थे। ब्रिटिश काल की में पंचायत व्यवस्था देख लेते हैं क्या थी। तो शाही स्वच्छता आयोग की रिपोर्ट जो है वो 1863 में आई थी। इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखिएगा और शाही स्वच्छता आयोग भी याद रखिएगा। स्वच्छता आयोग 14 दिसंबर 1870 को लॉर्ड मेयो ने सत्ता के विकेंद्रीकरण के गठन के लिए काउंसिल में एक प्रस्ताव पारित करवाया था। जो मेन पॉइंट है मैंने वही लिए हैं जो इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वर्ष 1907 में चार्ल्स हब हाउस की अध्यक्षता में रॉयल कमीशन की नियुक्ति की गई थी, जिसकी रिपोर्ट 1909 में प्रकाशित हुई थी। कमीशन ने सिफारिश की थी कि ग्रामीण जनता अपने प्रतिनिधि स्वयं चुने और फौजदारी दीवानी मुकदमे सुनने के अलावा गांव की साफ सफाई, तालाब, सड़कों का निर्माण, प्राथमिक शिक्षा आदि पंचायत के काम में शामिल किए जाएं। छोटी मोटी मिस्टेक हो हिंदी की प्लीज़ उसे अवॉइड करिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्वतंत्र भारत में ग्राम पंचायत की स्टार्टिंग देखते हैं और क्या हुआ। पंचायती राज पर महात्मा गांधी जी का जो कथन था कि हमारे गांव की सेवा ही से ही सच्चे स्वराष्ट्र की स्थापना होगी, उनका यही कथन था और उन्होंने इसी पे बल दिया था। स्वराष्ट्र की चीज़ें होंगी। उन्होंने कहा था गांव का निर्माण तभी हो सकता है जब हम अपनी स्वदेशी चीज़ों का यूज़ करें, उसको खुद बनाएं और उसके लिए संसाधन उत्पन्न करें। मशीनों के उपयोग के लिए महात्मा गांधी विरोध में थे। उन्होंने कहा था कि मशीन आएंगे तो हमारे ग्रामीण से रोजगार खत्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ग्राम पंचायत संविधान में अनुच्छेद 40 के अंतर्गत शामिल किया गया। वर्ष 1947 में भारत में स्थानीय शासन का संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम के रूप में शुभारंभ हुआ। भारत में वर्ष 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पंचायत के विकास के लिए गठित समितियां देखते हैं। समितियां इसमें इंपॉर्टेंट है और इन्हीं से ही क्वेश्चन ज़्यादातर बनता है, तो मैंने इस पे अच्छे से बताऊंगा मैं इसको। बलवंत राय मेहता समिति जो पहले आती है। वर्ष 1957 में सरकार ने पंचायत के विकास पर सुझाव देने के लिए बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति ने पंचायत की त्रिस्तरीय संरचना बताई। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद संरचना ये बताई थी बलवंत राय समिति ने। और त्रिस्तरीय इन्होंने कहा था ग्राम पे ग्राम पंचायत बनाइए आप, ब्लॉक स्तर पर या जिला स्तर पर ब्लॉक स्तर पर, खंड स्तर पर आप पंचायत समिति बनाइए और जिला स्तर पर आप जिला परिषद बनाइए। 2 अक्टूबर 1959 में सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। चलिए थोड़ा और देख लेते हैं इस पे। चलिए बलवंत राय मेहता समिति के कुछ सुझाव देख लेते हैं। इन्होंने कहा था कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत की जानी चाहिए। इसके लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था दी थी, जैसे मैंने आपको बताया। ग्राम में ग्राम पंचायत, खंड या ब्लॉक में पंचायत समिति और जिला पे जिला परिषद। उसके बाद देख लेते हैं कि शुभारंभ इसका कैसे हुआ। बलवंत राय मेहता की सिफारिश के पश्चात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को भारी जनसमूह के बीच इसका शुभारंभ किया था।
तो 2 अक्टूबर 1969 को भारी जनसमूह के बीच इसका शुभारंभ हुआ राजस्थान के नागौर जिले में। उसके बाद 1 नवंबर 1959 को आंध्र प्रदेश राज्य में लागू कर दिया गया। आंध्र प्रदेश राज्य में जब लागू हुआ उसके डेट में थोड़ा सा संशय है, कहीं कहीं 11 से 13 अक्टूबर दे रखा है और कहीं 1 नवंबर है। आप ये मान के चलिए कि राजस्थान के जस्ट बाद आंध्र प्रदेश में स्टार्ट हुआ, उसके बाद संपूर्ण भारत में कहीं त्रिस्तरीय प्रणाली को अपनाया गया तो कहीं द्विस्तरीय प्रणाली को अपनाया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दूसरी समिति देखते हैं, अशोक मेहता समिति। और अशोक मेहता समिति में क्या हुआ था देखते हैं। 12 दिसंबर 1977 को अशोक मेहता की अध्यक्षता में 13 सदस्यों की कमेटी गठित की गई थी। इसमें जो पंचायत संरचना है वो 2 स्तरीय कहा गया था और जिला परिषद एवं मंडल परिषद इसमें कहा गया। इस समिति ने पंचायत के सदस्यों के नियमित चुनाव की सिफारिश की थी और इनके ग्राम पंचायत को समाप्त करने की सिफारिश पर विवाद हुआ था। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें। अशोक मेहता समिति में 13 सदस्य थे। समिति ने 1978 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी थी, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था का एक नया मॉडल प्रस्तुत किया गया था। इसमें एक तो 132 सिफारिशें थी। इसमें सिफारिश में क्या था चलिए वो देखते हैं। राज्य में विकेंद्रीकरण का प्रथम स्तर जिला हो। इन्होंने इस जिला स्तर के नीचे मंडल पंचायत का गठन किया था, जिसमें करीब 15,000 से 20,000 जनसंख्या एवं 10 से 15 गांव शामिल थे। ग्राम पंचायत तथा पंचायत समिति को इन्होंने समाप्त कर देना चाहिए, ये सिफारिश की थी और इसी पे बवाल मचा था खूब। मंडल अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष हो तथा जिला परिषद के चुनाव अप्रत्यक्ष होने चाहिए। मंडल परिषद तथा जो परिषद का कार्यकाल है वो 4 वर्ष होना चाहिए और विकास योजनाओं का जिला परिषद द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। लेकिन इनकी सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि इनके मॉडल में भी काफ़ी कमियां थी। जैसे इनका मॉडल तब प्रस्तुत किया गया था जब बलवंत राय मेहता समिति पे कुछ क्वेश्चन उठे थे कि वो सही नहीं है, उस पर कुछ और संशोधन होना चाहिए, उसी को लेके आए थे और इन्होंने और ज़्यादा उसमें बिल्कुल क्वेश्चन मार्क लगा दिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद जीके राव समिति आती है। वर्ष 1985 में जीके राव समिति का गठन किया जाता है। इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को अधिक अधिकार देकर उन्हें सक्रिय बनाने पर बल दिया था। इस समिति ने पंचायत के नियमित चुनाव की भी सिफारिश की थी। चलिए कुछ और देख लेते हैं इसमें। जिला परिषद को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए, ये जीके राव समिति की सिफारिश थी। एक जिला विकास आयुक्त का पद होना चाहिए जो कि जिला परिषद के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट समिति देखते हैं, एम.एल. सिंघवी समिति। 1986 में डॉक्टर एल.एम. सिंघवी समिति का गठन किया गया। सिंघवी समिति ने ग्राम पंचायत की सिफारिश की थी। इन्होंने गांव के समूह बनाकर न्याय पंचायत के गठन की भी सिफारिश की थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए इन्होंने क्या क्या कहा था। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप में मान्यता देने के लिए भारत संविधान में एक नया भाग जोड़ा जाए, इनकी सिफारिश थी। गाँव के समूह के लिए न्याय पंचायत होना चाहिए और इन्होंने ग्राम सभा को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मूर्ति कहा था। पंचायती राज संस्थाओं के विवाद के लिए न्यायिक अधिकारी स्थापित किए जाने चाहिए, ये इनका कथन था और सिफारिश थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये डॉक्टर एल.एम. सिंघवी समिति थी। यहाँ 86-87 कर लीजिएगा, कुछ डेट अगर कंशन ना हो तो 86-87 इसी के बीच में आई थी ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पी.के. थुंगन समिति। 1988 में पी.के. थुंगन की अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ था। इस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला और इसमें 3 स्तरीय ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत की व्यवस्था की गई। चलिए कुछ और देख लेते हैं इस पर। 1988 में गठित पी.के. थुंगन समिति ने पंचायती व्यवस्था को शक्तिशाली बनाने हेतु संवैधानिक दर्जा दिलाने की सिफारिश की थी। इस समिति के सुझाव के आधार पर 1989 में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया था, परंतु लोकसभा में बहुमत न होने की वजह से यह विधेयक पारित नहीं हो सका था, जिसे बाद में बना दिया गया था। चलिए अब उसके आगे देखते हैं क्या हुआ। ग्राम प्रधानों का चयन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष का चयन निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाना तय हुआ। महिलाओं के लिए कुल सीटों का 1/3 भाग प्रत्येक स्तर पर आरक्षित किया गया। पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया तथा पंचायत भंग होने हो जाए तो 6 महीने के भीतर चुनाव कराने की व्यवस्था की गई। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को विशेष कार्य एवं अधिकार सौंपे गए तथा 29 विषय इसमें शामिल किए गए। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 में संशोधन कर संवैधानिक व्यवस्था को मूल रूप दिया गया था। ये जब संवैधानिक ढांचा बन गया उसके बाद की चीज़ें बता रहा हूँ मैं। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की दृष्टि से पंचायतों का विकास जो हुआ। प्रथम चरण 1947-1953 के अंतर्गत आता है। इसमें उत्तर प्रदेश में 15 अगस्त 1949 को पंचायत की स्थापना हुई और 15 अगस्त 1949 से उत्तर प्रदेश की तत्कालीन 5 करोड़ 40 लाख ग्रामीण जनता के लिए 35,000 पंचायत ने कार्य करना प्रारंभ किया तथा उस समय 8,000 पंचायत अदालत भी स्थापित की गई थी।
उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो वर्ष 1952 तक ग्रामीण सभाओं की संख्या बढ़कर 35,943 हो गई तथा पंचायती अदालत जो थी उसकी संख्या बढ़कर 8,492 हो गई। मैं एक चीज़ बता दूं, हर चरण में ये जो पंचायत के और पंचायत अदालत और ग्राम पंचायत की जो सीटें हैं, जो आप 35,000 8,000 देख रहे हो, ये कहीं बढ़ गई थी, कहीं घट गई थी। तो आप संख्या से थोड़ा सा आश्चर्य ना हो कि ये जब बढ़ी तो बढ़नी चाहिए, नहीं कहीं जगह पे ये घटी हुई भी है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। और इसी के समय अंतराल में प्रथम पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट चरण, दूसरा चरण देखते हैं जो कि 53 से 60 तक था, 1953 से 60 तक। वर्ष 1995 में पंचायत का दूसरा आम चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें ग्राम सभा तथा ग्राम समाज के क्षेत्र अधिकारों को एक कर दिया गया था। ग्राम पंचायत की संख्या बढ़कर 72,409 हो गई थी। 250 से अधिक जनसंख्या वाले हर ग्राम में ग्राम सभा गठित की गई थी। इसमें ग्राम न्याय पंचायत की संख्या 8,585 हो गई थी। मैंने कहा ना, कहीं घटेगी कहीं बढ़ेगी, ये एक जैसा नहीं है। पंचायत अदालत का नाम नया नामकरण हुआ, जिसे अब न्याय पंचायत के नाम से जाने जाने लगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा चरण देखते हैं। तीसरा चरण क्या था इससे, 1961 से 1900 तीसरा चरण 1960 से 1972 के बीच में होता है। 1961 से 1962 के मध्य पंचायत का तीसरा सामान्य निर्वाचन संपन्न हुआ था। बलवंत राय मेहता की समिति की सिफारिश पर सत्ता के विकेंद्रीकरण के अनुरूप उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 क्रियान्वित किया गया। जो मेन पॉइंट है, जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मैंने सिर्फ वही पॉइंट लिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने फर्जी कहानी नहीं ली है आप मन बहलाने के लिए आप लोगों का। जो डायरेक्ट पॉइंट है एग्जाम में आ सकते हैं वही लिया है मैंने। पंचायत की संख्या 72,233 तथा न्याय पंचायत की संख्या 8,594 हो गई थी इस टाइम में। चलिए अगला चरण देखते हैं। चौथा चरण की बात करें हम तो यूपी में है। यूपी में पंचायती राज विकास का चौथा चरण 1972 से 1982। ग्राम पंचायत की संख्या 72,834 और न्याय पंचायत की संख्या 8,792 हो गई। ग्राम पंचायत का पांचवा सामान्य निर्वाचन वर्ष 1972-73 के उपरांत 1982 से जुलाई के मध्य में संपन्न हुआ था ये। इस निर्वाचन में ग्राम सभा की संख्या 74,060 हो गई थी और जो मतदाताएं हैं उनकी आयु 21 से घटा के 18 वर्ष कर दी गई थी इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पांचवा चरण देखते हैं। पांचवा चरण है हमारा 83 से 93 तक। 1988 में ग्राम पंचायत का छठा होगा, यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा इसे, थोड़ी बहुत छोटी मोटी हिंदी की मिस्टेक अवॉइड करिएगा। सामान्य निर्वाचन संपन्न हुआ था। इस चरण में पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर ग्राम पंचायत के सदस्यों पर 30% प्रतिनिधित्व महिलाओं को प्रदान किया गया था। और जैसे कि देख सकते हैं, ग्राम पंचायत की संख्या 73,927 तथा न्याय पंचायत की संख्या इस समय 8,814 हो गई थी। इस चरण की बात कर रहा हूँ मैं, पांचवें चरण की। इस चरण में वर्ष 1989 में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और अल्प रोजगार लोगों के लिए रोजगार सृजन के उद्देश्य से जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ की गई। ये इंपॉर्टेंट है, 1989 में जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ की गई थी। मैंने बार बार कह रहा हूँ, मैंने वही पॉइंट लिया है जो एग्जाम में छपने वाला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ग्राम पंचायत के विकास का छठवां चरण में पंचायत को संवैधानिक दर्जा देने के उद्देश्य से 72वां संविधान संशोधन लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, जो 73वां संविधान संशोधन 1992 के रूप में 24 अप्रैल 1993 से संपूर्ण देश में लागू हुआ। उसके बाद देखते हैं उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। उत्तर प्रदेश में प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन विधेयक 1994 पारित किया गया, जो 22 अप्रैल 1994 से प्रदेश में लागू होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसी का आगे कंटिन्यू है ये। 22 अप्रैल 1994 के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई उत्तर प्रदेश में। पंचायत चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा 1995 से किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश में पंचायत का त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू है। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत व्यवस्था लागू की गई है यूपी में। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार की अधिकारी वेबसाइट के अनुसार उत्तर प्रदेश में 57,705 ग्राम पंचायत, 826 क्षेत्र पंचायत, 8,135 न्याय पंचायत तथा 75 जिला पंचायत हैं। तो ये एक करंट डेटा है जो कि कुछ दिन पहले यूपी की वेबसाइट से मैंने लिए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश निकाय 3 प्रकार के गठित किए जाते हैं। नगर निगम होता है, उसमें नगर पालिका होती है और नगर पंचायत होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद 1992 में केंद्र सरकार द्वारा संविधान में 74वां संविधान संशोधन करके एक नया भाग जोड़ा गया, जिसे 9 के काम में जोड़ा गया था, जिसके तहत संविधान के अनुच्छेद 243 में नगर निकाय प्रणाली के लिए विशेष व्यवस्था की गई। 73वां और 74वां संविधान संशोधन को अभी मैं लास्ट में आपको क्लियर बता दूंगा उसके अंदर क्या क्या हुआ। अभी सिर्फ इसके बारे में शॉर्ट में पढ़िए, लास्ट में मैं बता दूंगा। मेयर का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से व्यस्त जनता द्वारा किया जाता है। नगर निगम में एक मेयर होता है, एक उप मेयर होता है तथा 3 प्रकार के सभासद होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और
पद धारण तिथि से 2 वर्ष तक इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ये कंटिन्यू में है, ब्रेक नहीं है जरा सा भी। निगम में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या 60 से कम होती है तथा 110 से अधिक नहीं होनी चाहिए। नगर पालिका का प्रादेशिक क्षेत्र राज्यपाल द्वारा अधिसूचित सूचित किया जाता है। उत्तर प्रदेश में नगरीय स्वत्व शासन वर्ष 1916 में शुरू किया गया था। तो ये आपका एक टॉपिक था जो कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत था। संवैधानिक उपबंध जो था यूपी के स्पेशल यूपी के परिप्रेक्ष्य में भी मैंने आपको बताया है, और जो कितने चरण हुए, उस चरण में हुआ क्या और कितने सभाएं बनी और कितनी बड़ी, मैंने वो ये बताया। तो एक बार बार रिपीट करके पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। और बहुत ही मेहनत से मैंने ये क्लास बनाई है, खुद से मैंने इसको सब लिखा है। कई किताबों का इसमें वो लिया है मैंने रेफरेंस। उसके बाद इसमें जो शॉर्ट बन सकता था मैंने वो इसमें देने की कोशिश की है, टू दी पॉइंट, और डायरेक्ट आपका जो एग्ज़ाम में फंसे इसे वो दिया है मैंने। आपकी ज़्यादातर जो समितियां हैं उसी से ही क्वेश्चन बनेंगे आपके, और वही मैंने थोड़ा सा अच्छे से डिफाइन किया है आपको। पंचायती राज व्यवस्था के इतिहास तथा उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध का ये नोट था। ऐसे ही कई चरण में मैं नोट्स दूंगा अपने, और ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा। आपका जो एग्ज़ाम है वो फरवरी लास्ट में हो सकता है। चलिए अब 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या क्या हुआ वो देख लेते हैं। 73वां संवैधानिक संशोधन देख लेते हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में प्रभावी हुआ था। 24 अप्रैल 1993 से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ, जिसे 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, और भाग 9 में जोड़ा गया, सॉरी, ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसके तहत पंचायत के अंतर्गत 29 विषय इस सूची में जोड़े गए थे। उसके बाद देख लेते हैं कुछ और। इसमें त्रिस्तरीय बनावट जो मैंने आपको बताया बनाई गई थी। चलिए कुछ और देख लेते हैं इसमें इंपॉर्टेंट कुछ विशेषताएं देख लेते हैं दोनों की, 74वां 73वां मिला जुला। इस संशोधन ने संविधान में 2 नए भागों को शामिल किया गया। भाग 9 में पंचायत, जिसमें 73वें संविधान द्वारा जोड़ा गया इसे, और भाग 9 का ए में या 9 का का में नगर पालिकाएं जोड़ी गई, जो कि 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। लोकतंत्र प्रणाली की बुनियादी इकाइयों के रूप में ग्राम सभा तथा वार्ड समिति, जो नगर पालिका के अंतर्गत आती है, को रखा गया, जिनमें मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य शामिल होंगे। उन राज्यों को छोड़कर जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम हो गई, ग्राम, मध्यवर्ती तथा जिला स्तर पर पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली लागू की गई। अनुच्छेद 243 बी के अकॉर्डिंग सभी स्तरों पर सीटों की प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरा जाना तय हुआ। अनुच्छेद 243 सी के अकॉर्डिंग अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण किया गया तथा सभी स्तरों पर पंचायत के अध्यक्ष के रूप में जनसंख्या में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अनुपात के आधार पर आरक्षित किए गए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं थोड़ा और। उपलब्ध सीटों की कुल संख्या में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। SC ST के लिए आरक्षित स्थानों में 1/3 सीटें इन वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित है। सभी स्तरों पर अध्यक्षों की 1/3 पद पर महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएगी। इसमें यह कहा गया, जो कि 243 D के अंतर्गत है। प्रतिनिधियों के लिए एक समान 5 वर्ष कार्यकाल होगा। कार्यकाल समाप्ति के पहले नए निकायों के गठन के लिए निर्वाचन प्रक्रिया पूरी करना आवश्यक होगा। निकायों के विघटन की स्थिति में 6 माह के अंदर निर्वाचन करवाना अनिवार्य होगा। अनुच्छेद 243 E के अंतर्गत मतदाता सूची के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए प्रत्येक राज्य में स्वतंत्र चुनाव आयोग होंगे। 243 के अकॉर्डिंग आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना। 11वीं अनुसूची में संबंध विषयों के क्रियान्वयन के लिए पंचायती सक्रियता प्रदान करने के लिए राज्य विधानमंडल विधि बनेगा। तो इसमें यह कहा गया, जो कि 243 G के अंतर्गत था। तो एक नोट्स थे ये। इसके बाद में बहुविकल्पी जो क्वेश्चन होते हैं MCQ, उसमें भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं इस पे दूंगा। तो चैनल पे बने रहिए, न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लास्ट तक देखा करिए, और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस है, लास्ट तक देखिएगा। चलिए आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। धन्यवाद।